पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत की आर्थिक क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। वो मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने देश में पहली बार उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का मॉडल तैयार किया। आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए वैश्विक दरवाजे खोल दिए। वो साल 1985 का समय था जब भारत में भुगतान के संतुलन की समस्या होने लगी थी। सरकार का खर्च अधिक था और आय बहुत कम। आय और व्यय के बीच असमानता ज्यादा थी। साल 1990 के आखिर तक आते आते देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट आ चुका था। सरकार डिफॉल्टर होने के करीब पहुंच चुकी थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि केंद्रीय बैंक ने और नए कर्ज देने से इनकार कर दिया था। साल 1991 में स्थिति और बिगड़ गई थी। खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत आसमान पर पहुंच गई थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल $6 बिलियन रह गया था। इससे पेट्रोलियम समेत दूसरी आवश्यक वस्तुओं का अधिकतम 2 सप्ताह तक आयात किया जा सकता था। इस महासंकट की घड़ी में मनमोहन सिंह संकट मोचक बनकर आए। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री बने, फिर एक के बाद एक आर्थिक सुधार किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने का किस्सा बेहद दिलचस्प है। दरअसल मनमोहन सिंह की राजनीति में कोई सीधी दखल नहीं थी, हालांकि आर्थिक मुद्दों पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने तो देश पर विदेशी मुद्रा का गंभीर संकट था। नरसिम्हा राव को ऐसे वित्त मंत्री की तलाश थी जो देश को संकट से उबार सके। इसके लिए उन्होंने इंदिरा गांधी के करीबी अफसर पीसी अलेक्जेंडर की सलाह ली। अलेक्जेंडर ने उन्हें आरबीआई के गवर्नर रह चुके आईजी पटेल का नाम सुझाया, लेकिन आईजी पटेल दिल्ली नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनकी मां बीमार थी और वो वडोदरा में थे। फिर अलेक्जेंडर ने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया। अलेक्जेंडर ने शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन किया। उस समय वो सो रहे थे क्योंकि कुछ घंटे पहले ही विदेश से लौटे थे। जब उन्हें उठाकर इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। शपथ समारोह से पहले नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा था, अगर हम सफल होते हैं तो दोनों को क्रेडिट मिलेगा, अगर असफलता हाथ लगी तो आपको जाना पड़ेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। उनके बारे में किस्से मशहूर थे कि आर्थिक मामलों में मनमोहन सिंह चाचा चौधरी हैं, यानी उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। पढ़ाई का सिलसिला यहीं नहीं रुका। मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। मनमोहन सिंह को पढ़ने और पढ़ाने में गहरी दिलचस्पी थी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी चुने गए। कई मंत्री और बड़े राजनेता मनमोहन सिंह की मिसाल देने लगे थे, उनके ज्ञान की कद्र करते थे। इसीलिए 1971 में उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। फिर 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार इसके बाद नियुक्त किए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पाकिस्तान से गहरा नाता था। मनमोहन का जन्म 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तानी पंजाब के चकवाल इलाके में पड़ता है। पंजाब के झेलम इलाके में गाह गांव में उनका जन्म हुआ था, इसलिए पाकिस्तान के लोग आज उन्हें भी झेलम का बेटा कहते हैं। मनमोहन सिंह के पिता का नाम गुरमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। मनमोहन सिंह पाकिस्तान में जन्मे जरूर, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री कभी पाकिस्तान नहीं गए। मनमोहन सिंह पड़ोसी देश के साथ संबंध सुधारने की भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन वो अपने कार्यकाल के दौरान या संसद सदस्य के तौर पर कभी भी पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। बतौर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के नाम का सिक्का 70 के दशक में चलने लगा था। मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेटिक करियर उस वक्त शुरू हुआ जब ललित नारायण ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजर नौकरी दी। उस दौर में मनमोहन सिंह खुलेआम कहा करते थे कि विदेशी व्यापार के मुद्दों पर भारत में उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। एक बार ललित नारायण सिंह से उनकी असहमति हो गई। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। मनमोहन सिंह इस्तीफे का मन लगभग बना चुके थे। ललित नारायण से उनकी अनबन हो गई थी, संवाद न के बराबर थे। जैसे ही इसकी भनक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को लगी,
उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया। इस तरह मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। यानी मनमोहन सिंह आपदा को अवसर बनाने में भी माहिर थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मनमोहन सिंह को पसंद नहीं करते थे। राजीव गांधी अक्सर मनमोहन सिंह के काम और उनकी योजनाओं पर सवाल खड़े कर देते थे। एक बार तो राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह को जोकर तक कह दिया था। ये घटना 1986 की है। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। मनमोहन सिंह राजीव गांधी को विकास को लेकर एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तभी राजू ने उन्हें फटकार लगा दी। मनमोहन का प्रेजेंटेशन गरीबी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर था, लेकिन राजीव गांधी शहर और विकास पर जोर दे रहे थे। अगले दिन जब इसको लेकर राजीव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने योजना आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राजीव गांधी ने कहा कि योजना आयोग एक जोकर आयोग है। कहा जाता है कि मनमोहन राजीव की इसी टिप्पणी से बहुत ही नाराज हुए। इस्तीफा देने की भी उन्होंने ठान ली, लेकिन दोस्तों की समझाइश और देश हित में पद पर बने रहे। हालांकि पूरे कार्यकाल में वो साइड लाइन ही रहे। आखिर में 31 अगस्त 1987 को वो इस पद से मुक्त हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। डॉक्टर मनमोहन सिंह सादा जीवन, उच्च विचार के दर्शन को अपना आदर्श मानते थे। इसलिए मनमोहन सिंह की सादगी की लोग आज भी मिसाल देते हैं। मनमोहन सिंह सेवा और समर्पण पर अटल विश्वास रखते थे। उनकी ईमानदारी और सादे जीवन से जुड़े किस्से आज भी राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिलते हैं। ये किस्से दिल को छू लेने वाले हैं। मनमोहन सिंह सियासत की पथरीली राहों के एक ऐसे राहगीर थे जिनकी पहचान सौम्यता और विनम्रता की थी। वो बड़ी से बड़ी बात भी बेहद कम शब्दों में कह जाते थे। उनका अंदाज बेहद नपातुला और सरल होता था। सड़क हो या संसद, उन्होंने तल्ख राजनीतिक माहौल में न तो किसी को ललकारा न दुत्कारा। मनमोहन सिंह 3 दशक से ज्यादा वक्त तक राज्यसभा के सदस्य रहे, लेकिन कभी भी संसदीय परंपरा को उन्होंने तार तार नहीं होने दिया। मनमोहन सिंह दिखावे और शोशेबाजी में जरा भी यकीन नहीं करते थे। सादगी से रहना उनको बेहद पसंद था। उन्हें देश दुनिया के प्राचीन और वर्तमान आर्थिक मॉडल का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कभी फिजूल खर्ची को बढ़ावा नहीं दिया। मनमोहन सिंह की पसंदीदा कार मारुति 800 थी। उन्हें लग्जरी कार नहीं बल्कि मारुति 800 पसंद थी। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए एसपीजी प्रमुख रहे असीम अरुण ने सोशल मीडिया पर उनकी सादगी का एक किस्सा शेयर किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सादगी पसंद व्यक्ति थे। अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियों और राजनीति में इतने लंबे समय तक पैठ बनाने के बाद भी वो हमेशा मिडिल क्लास व्यक्ति की तरह रहना पसंद करते थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री होते हुए BMW जैसी लग्जरी कार के बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिल एक छोटी कार पर आता था। मनमोहन सिंह के पास मारुति 800 एक ही कार थी। प्रधानमंत्री निवास में चमचमाती काली BMW खड़ी रहती थी। इसके बावजूद वो हमेशा कहते थे, उनकी गड्डी तो ये मारुति है। एक समय था जब देश के राजनीतिक गलियारों में 3 सरदारों की दोस्ती की खूब चर्चा होती थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और वरिष्ठ वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत। इन तीनों महानुभावों को लेकर एक रोचक किस्सा है। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच मनमुटाव हो गया था। मनमोहन सिंह मोंटेक सिंह अहलूवालिया को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने मोंटेक का नाम सोनिया गांधी के पास भेजा। सोनिया के ऑफिस से मोंटेक का नाम खारिज हो गया। सोनिया ने अहलूवालिया की जगह पी चिदम्बरम को चुना। मनमोहन किसी भी तरह मोंटेक को लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाने का प्लान बनाया। यहाँ बड़ी समस्या लेफ्ट पार्टीज की थी, जिनके सहयोग से यूपीए सरकार चल रही थी। मोंटेक को लाने में वरिष्ठ वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने उनकी मदद की। पद संभालने से पहले मोंटेक सिंह सीधे मनमोहन सिंह के पास गए। उन्होंने पूछा कि उन्हें सबसे पहले किससे मिलना चाहिए। तब मनमोहन सिंह ने कहा कि जाओ सबसे पहले 80 साल के कामरेड सुरजीत सिंह से मिलो। उस समय कांग्रेस के कई नेता मनमोहन, सुरजीत और मोंटेक सिंह तीनों सरदारों की 60 गांठ का मजाक बनाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए असम हमेशा से उनके दिल में एक विशेष स्थान रखता था। एक ऐसा राज्य जिसे वो प्यार से अपना गोद लिया हुआ घर कहते थे। ये भावनात्मक बंधन 1991 से शुरू हुआ, जब वो पहली बार असम से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। मनमोहन सिंह के लिए असम लकी रहा। वो जब तक प्रधानमंत्री रहे, असम से ही राज्यसभा के लिए चुने गए। मनमोहन सिंह लगातार 5 बार यानी 2019 तक असम से राज्यसभा के सांसद चुने गए। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह ने असम के विकास के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने राष्ट्रीय ढांचे, बाढ़ नियंत्रण, चाय उद्योग सुधार और नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जैसे मुद्दों की वकालत की।
अपने कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह कई कार्यक्रमों में अक्सर कहते थे, असम ने मुझे तब घर दिया जब मेरे पास कोई घर नहीं था। असम ने मुझे अपनाया और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर दिया। असम के साथ उनके लंबे समय से जुड़े होने के कारण उन्हें वहां के लोगों का प्यार और सम्मान भी मिला, जो उन्हें न केवल एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में बल्कि अपनी आकांक्षाओं के संरक्षक के रूप में भी मानते थे। राजनीति में मनमोहन सिंह की एंट्री भले ही करीब 60 साल की उम्र में हुई, लेकिन उनकी सियासी दूरदर्शिता और गहराई का पता इससे चलता है कि 1998 से 2004 तक जब बीजेपी सत्ता में थी, तब मनमोहन सिंह राज्य सरकार में विपक्ष के नेता के पद को भी बखूबी संभाल रहे थे। हर पार्टी के नेता उनकी योग्यता के कायल थे। पीएम मोदी कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा खुलेआम कर चुके थे। उनके अंदर कभी भी किसी के प्रति घृणा द्वेष नहीं रहा। वे हर पार्टी से तालमेल बनाकर रखते थे। जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने की जटिल पहल हुई, तो सोनिया गांधी ने अहमद पटेल के साथ मनमोहन सिंह को भेजा था। इसके बाद ही 2004 के आम चुनाव से एक साल पूर्व उन्हें राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाया गया। देश की राजनीति में मनमोहन सिंह ने निस्संदेह अजात शत्रु के तौर पर एक लंबी लकीर खींच दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिंदगी के साथ राजनीति में भी लंबी पारी खेली। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने सिर्फ एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। प्रगाढ़ अर्थशास्त्र डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। साल 2004 में जब कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए ने चुनाव जीता, तो माना जा रहा था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही थी कि सोनिया गांधी पीएम पद स्वीकार करें, जबकि विपक्ष उनके विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर विरोध कर रहा था। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की ऑटोबायोग्राफी वन लाइफ इज नॉट इनफ के मुताबिक 17 मई 2004 को राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से मना कर दिया था। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को उनकी बात मानने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था। राहुल की जिद ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराने के लिए मजबूर कर दिया। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हटने के बाद इस पद के लिए प्रबल दावेदारों के रूप में मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी के नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन सोनिया गांधी के पास तुरूप का पत्ता था और फिर ऐलान हुआ कि अगले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे, जिसके बाद 22 मई 2004 को राष्ट्रपति कलाम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कराया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बाहर से शांत और अंदर से दृढ़ निश्चयी थे। मनमोहन सिंह ने दलीय राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र को प्राथमिकता दी। मनमोहन सिंह ने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तब राजनीतिक दलों के कड़े विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन मनमोहन सिंह अपने फैसले पर अड़े रहे और तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मदद से मनमोहन सिंह कुछ दलों को बनाने में सफल रहे। वामपंथी दलों ने इस डील का पुरजोर विरोध किया और सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। मनमोहन सिंह की सरकार को विश्वास की परीक्षा से गुजरना पड़ा। आखिर मनमोहन सिंह और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 18 जुलाई 2005 को समझौते की रूपरेखा पर एक संयुक्त घोषणा की और ये औपचारिक रूप से अक्टूबर 2008 में लागू हुआ। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत थी। इसने भारत और अमेरिका को एक दूसरे के करीब लाने में भी मदद की, जिससे 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान देश आगे बढ़ा। इसका फायदा 2009 के लोकसभा चुनाव में मिला और एक बार फिर यूपीए की सरकार आ गई। इस परमाणु समझौते से मनमोहन सिंह का सोनिया गांधी के प्रति उनकी अधीनता को याद को लोगों की सोच में मिटा दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन उनके 10 साल के कार्यकाल में घोटालों को लेकर विपक्ष यूपीए सरकार पर हमलावर रहा। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से उन घोटालों के बारे में बताते हैं। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में करीब 1.86 लाख करोड़ रुपए का देश को नुकसान हुआ। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, इसमें खेलों के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हुआ। 2G टेलीकॉम घोटाला, इसमें सरकार को करीब 1.76 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। शारदा चीट फंड घोटाला, पोंजी स्कीम के तहत व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए धन का डायवर्जन। INX मीडिया मामले में मनी लॉन्ड्रिंग,
एक मीडिया कंपनी में विदेशी निवेश मंजूरी में अनियमितताएं हुई। एयरसेल मैक्सिस टेलीकॉम कंपनी में विदेशी निवेश को मंजूरी देने में अनियमितताएं हुई। एंट्रिक्स देवास डील में उपग्रह सौदे में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में फर्जी बैंक खाते खोलकर करीब 44 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। एम्ब्रेयर डील घोटाले में ब्राजील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर से भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी हुई। पिलाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाले में वायुसेना के लिए 75 पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ। हॉकी विमान खरीदारी में रक्षा मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों को रिश्वत दी गई। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में रक्षा भूमि परियोजना में अपार्टमेंट के आवंटन में अनियमितताएं हुई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में हेलीकॉप्टर खरीद में रिश्वत ली गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक संस्मरण अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी जुड़ा है। बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड में डॉक्टर मनमोहन सिंह की खूब सराहना की थी। ओबामा ने पूर्व पीएम के बारे में कई सारी बातों का जिक्र किया था। बराक ओबामा ने जून 2010 में कनाडा में हुए G20 सम्मेलन के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तब पूरी दुनिया सुनती है। नवंबर 2020 में प्रकाशित ओबामा की अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक में उनकी पहली भारत यात्रा और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हुई चर्चाओं को विशेष रूप से शामिल किया गया। ओबामा ने किताब में नवंबर 2010 में भारत यात्रा के दौरान हुई घटनाओं और चर्चाओं को भी विस्तार से लिखा। ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक बदलाव का मुख्य शिल्पकार बताया और उन्हें बुद्धिमान, विचारशील और निष्ठावान नेता कहा। बराक ओबामा ने डॉक्टर सिंह को भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख वास्तुकार बताया था। साथ ही अपनी किताब में लिखा कि वैश्वीकरण और आर्थिक संकट के प्रभावों को डॉक्टर सिंह गहराई से समझते थे। उनकी सोच न केवल भारत तक सीमित थी बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। बात साल 2013 की है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार का एक अध्यादेश मीडिया के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। राहुल के इस बर्ताव से तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेहद नाराज हो गए थे, जिस पर उन्होंने उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया से पूछा क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात का जिक्र मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने अपनी किताब बैकस्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स में किया है। दरअसल राहुल जब मीडिया के सामने अध्यादेश की कॉपी फाड़ रहे थे, उस वक्त मनमोहन सिंह अमेरिका की यात्रा पर थे। तब दोषी करार दिए गए जनप्रतिनिधियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करते हुए यूपीए सरकार के विवादास्पद अध्यादेश की आलोचना कर राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि यह अध्यादेश पूरी तरह से बकवास है, जिसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। अपनी किताब में अहलूवालिया ने उस वक्त की यूपीए सरकार की सफलताओं और विफलताओं पर भी जिक्र किया। अहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग को अब भंग किया जा चुका है और उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। उम्र के करीब 90 दशक पूरे कर लेने के बाद मनमोहन सिंह कभी व्हीलचेयर तो कभी सहारा लेकर महत्वपूर्ण मौकों पर संसद आते दिखे। वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी एक्टिव रहे। 2014 में सत्ता से बेदखल होने के बाद उनकी सार्वजनिक जीवन में सक्रियता काफी कम हो गई थी, लेकिन अहम मौकों पर वो संसद जरूर जाते थे। ये तस्वीरें 7 अगस्त 2023 की हैं, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा पहुंचे थे। तब वो राज्यसभा के सदस्य थे और संसद के मानसून सत्र में भाग लेने आए थे। वो व्हीलचेयर पर बैठकर संसद पहुंचे थे। उनके जज्बे की पीएम मोदी ने संसद में काफी तारीफ भी की थी। सरदार मनमोहन सिंह ने 18 मई 2024 को लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली संसदीय सीट के लिए अपने घर से ही मतदान किया था। अब इस तस्वीर को देखिए, जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा था। सेहत खराब होने के बाद भी वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये तस्वीर तब की है जब वो आखिरी बार राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग करने पहुंचे थे। उस समय भी मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर ही बैठकर वोटिंग के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये तस्वीर 17 अगस्त 2022 की है, जब वो आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वोट डालने पहुंचे थे। उस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत मिली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की 6 अगस्त 2022 की अब इस तस्वीर को देखिए, जब वो उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डालने के लिए पहुंचे थे। मनमोहन सिंह की शुरुआती शिक्षा दीक्षा पंजाब के जिस इलाके में हुई थी, वो आज पाकिस्तान में है। उनकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत उर्दू माध्यम से हुई थी, इसलिए वो उर्दू अच्छी तरह से लिख और पढ़ लेते थे। उर्दू के अलावा वो पंजाबी भाषा की गुरमुखी लिपि में भी लिखते थे। मनमोहन सिंह अंग्रेजी में भी पारंगत थे और उन्होंने अंग्रेजी में कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी थी। एक मृदुभाषी शख्सियत रहे मनमोहन सिंह को सार्वजनिक जीवन में शायद ही कभी किसी ने गुस्से में देखा हो।
वो हमेशा बेहद गंभीर और शांत चित्त नजर आते थे। संजय बारू ने 2014 में अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में इस बात का जिक्र किया था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हिंदी नहीं पढ़ पाते, उनके सभी भाषण भी उर्दू में लिखे होते थे। उन्होंने किताब में लिखा था कि मनमोहन सिंह हिंदी में बात तो कर सकते थे, लेकिन कभी देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा में पढ़ना उन्होंने नहीं सीखा। हालांकि उर्दू पढ़ना उन्हें बखूबी आता था। यही कारण था कि मनमोहन सिंह अपने भाषण अंग्रेजी में दिया करते थे। उन्हें अपना पहला हिंदी भाषण देने के लिए 3 दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लगातार 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें बड़े आर्थिक सुधारों का जनक भी माना जाता है। बड़े सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व मनमोहन सिंह पक्ष और विपक्ष सबके पसंदीदा थे। कम बोलने के साथ उनका शायराना अंदाज बेहद चुटीला होता था। संसद का एक किस्सा याद आता है जिसमें बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह के बीच शेरो शायरी हुई थी। संसद में चर्चा के दौरान मनमोहन सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधा था और मशहूर शायर मिर्जा गालिब का शेर पढ़ा था। आइए आपको मनमोहन सिंह के शायराना अंदाज से रूबरू कराते हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हमारा।